गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मोनिका शर्मा। मैम। हाँ बोल। हाँ निर्मल दरिया, गुड मॉर्निंग। कल जो दो लड़कियां कह रही थी कि हमारे पास में टिंडल प्रभाव के नोट्स नहीं आए, उनके पास मैंने कल सेंड कर दिए थे, पहुंच गए ना? हाँ सीखा मैम आपने यस मैम। ऐप पे ही डाल रखे थे आपने नंबर से सारे? हाँ ऐप पे भी डाल रखे हैं और आपके तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालती हूँ हाँ मैम। पूरे, और वीडियो भी मिलेंगे ऐप पे, आपको पूरे वीडियो मिलेंगे। हाँ मैम, वो तो यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं। हाँ 22 तारीख तक के वीडियो मैंने सेंड कर दिए। हाँ मैम। हाँ अरे उदित सिंह तू ग्रुप में ऐड नहीं है? उदित सिंह क्यों? लाइव क्लास लेने वाले तो सभी बच्चे ग्रुप में ऐड है। हाँ अशोक चौधरी गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों अब अपन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल की क्लास में आपने हमारे चारों ओर के कोलाइड वाला टॉपिक पढ़ा था। हाँ खुशबू गुड मॉर्निंग। चारों ओर के कोलाइड वाला टॉपिक पढ़ा था। उसमें आपने कोलाइड की दो परिघटना पढ़ ली थी। पहली परिघटना आपने पढ़ी थी आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग, और दूसरी परिघटना आपने पढ़ी थी कोहरा धुंध और बरसात, कोहरा धुंध और बरसात। ये दो परिघटना आपने पढ़ ली थी। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, कोहरा और धुंध क्यों दिखाई देती है, बरसात कैसे होती है, ये परिघटना आपने पढ़ ली थी। आकाश का नीला रंग में मैंने बताया था हवा में उपस्थित धूल के कण या निलंबित धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण द्वारा आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। कोहरा धुंध और बरसात में आपने किया था कि वायु में उपस्थित नमी औसक से नीचे ताप पर वायु में उपस्थित धूल के कणों पर संघनित होकर छोटी छोटी बूंदें या बिंदुक बना लेती है। छोटी छोटी बूंदों को ही आपने दूसरा नाम दिया था बिंदुक। ये छोटी छोटी बूंदें कोलाइडी प्रकृति की होने के कारण वायु में कोहरा या धुंध के रूप में तैरती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ में मैंने बताया था बादल भी जल की छोटी बूंदों से बने एरोसोल होते हैं जो अपना आवेश खोने पर ये बड़ी बूंद बनकर, छोटी बूंदे आवेश खोने पर बड़ी बूंद बनकर बरसात के रूप में पृथ्वी पर गिरती है।
दो विपरीत आवेशित बादलों के टकराने से बरसात होती है, जिसे प्राकृतिक वर्षा कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए आपने किया था। कृत्रिम वर्षा के लिए बादलों में धूल के कण, और धूल के कण कैसे थे? विपरीत आवेशित थे। बादलों में विपरीत आवेशित धूल के कण या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का चूर्ण या AGI का बारीक चूर्ण वायुयान द्वारा स्प्रे करवाया जाता है। तो कौन सी वर्षा होती है? कृत्रिम वर्षा। इसी के साथ में बच्चों अपन तीसरी परिघटना पढ़ने जा रहे हैं, रक्त का स्कंदन। तीसरी परिघटना है रक्त का स्कंदन, कि रक्त का थक्का कैसे बन जाता है और रक्त बहना कैसे रुक जाता है, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखो, रक्त एल्ब्यूमिनाइडो का मतलब है एल्यूमिनियम। रक्त एल्ब्यूमिनाइडो के ऋणावेशित कणों का जल में कोलाइडी विलयन होता है। जल में क्या होता है? कोलाइडी विलयन। रक्त एल्ब्यूमिनाइडो के ऋणावेशित कणों का जल में कोलाइडी विलयन होता है। इन ऋणावेशित कणों को फिटकरी में उपस्थित, आप दाढ़ी वाड़ी, लड़के जब दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं तो फिटकरी लगाते हैं कि भाई खून नहीं आए। तो इन ऋणावेशित कणों को फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2 SO4 3 ये किसका सूत्र होता है? फिटकरी का। ये सभी सूत्र तुम जब इसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नवा लेसन पढ़ोगे, उपसह संयोजक यौगिक, ये सभी सूत्र आपको वहां पे मिलेंगे। इसके अलावा और भी कई सूत्र आएंगे, मोर लवण भी आएगा, कैल्शियम फिटकरी भी आएगी। इसको पोटास फिटकरी कहा जाता है क्योंकि इसमें पोटेशियम उपस्थित है। तो इन ऋणावेशित कणों को फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज होता है? +3। +3 लिखते ही तुम समझ गए होंगे क्योंकि इन दोनों परिघटनाओं में भी विपरीत आवेशित नाम आया है। एल्यूमिनियम फिटकरी में उपस्थित Al+3 आयन द्वारा या फेरिक क्लोराइड का सूत्र बच्चों FeCl3 होता है। फेरिक क्लोराइड में उपस्थित Fe+3 आयन द्वारा स्कंदित कर दिया जाता है। विपरीत आवेशित आयन हो गए ना, ये तो धनायन है, और रक्त तो ऋणावेशित कणों का जल में कोलाइडी विलयन था, तो इनके द्वारा स्कंदित कर दिया जाता है, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त वाहिनियां बंद हो जाती है और रक्त बहना रुक जाता है। यही क्या होता है? रक्त का स्कंदन। इसीलिए एल्ब्यूमिनाइड नाम दिया गया था। तो रक्त एल्ब्यूमिनाइडो के ऋणावेशित कणों का जल में कोलाइडी विलयन होता है। ये ऋणावेशित कण फिटकरी में उपस्थित Al+3 आयन द्वारा या फेरिक क्लोराइड में उपस्थित Fe+3 आयन द्वारा स्कंदित कर दिए जाते हैं, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है या रक्त का थक्का जम जाता है, रक्त वाहिनियां बंद हो जाती है और रक्त बहना रुक जाता है। यानी कहने का मतलब छोटी सी बात है, रक्त में उपस्थित ऋणावेशित कणों को कौन स्कंदित कर रहा है? धनावेशित कण, यानी विपरीत आवेशित कण। इस कारण रक्त बहना क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसी के साथ में चौथी परिघटना आ रही है खाद्य सामग्री। ये भी एक प्रकार की कोलाइडी है। मैंने आपको
कोलाइड की परिभाषा बताई थी। कोलाइड एक पदार्थ नहीं होता है, पदार्थ की अवस्था होती है जो विलेय के कणों के आकार पर निर्भर करती है। ये अपन जब कोलाइड स्टार्ट किए थे तभी पढ़े थे। तो देखो बच्चों, खाद्य सामग्री जैसे दूध है, दही है, मक्खन है, आइसक्रीम है, हलवा है, मिठाइयाँ हैं, ये सब की सब क्या होती है? कोलाइड होती है। ये सब की सब किसके अंतर्गत आती है? कोलाइड के अंतर्गत। जो आपने 8 प्रकार पढ़े हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, उसमें दूध, दही, मक्खन, आइसक्रीम सब आए हैं। तो खाद्य सामग्री दूध, दही, मक्खन, आइसक्रीम, हलवा, मिठाइयाँ, ये सभी कैसे होते हैं? कोलाइड होते हैं। ये भी किसकी परिघटना के अंतर्गत आते हैं? कोलाइडों की परिघटनाओं के अंतर्गत, अर्थात हमारे चारों ओर के कोलाइड के अंतर्गत। इसी के साथ में आपकी 5वीं परिघटना है मर्दाए। 5वीं परिघटना है मर्दाए। उर्वरा मर्दाए, जो उपजाऊ मर्दा होती है, उर्वरा मर्दाएं कोलाइडी प्रकृति की होती है। और उर्वरा मर्दाएं कोलाइडी प्रकृति की होती है। इसमें उपस्थित ह्यूमस, ये भी एक उपजाऊ भाग ही होता है मर्दा का। इसमें उपस्थित ह्यूमस एक रक्षक कोलाइडी का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? रक्षक कोलाइडी का। मर्दाएं कोलाइडी प्रकृति की होने के कारण ही नमी व पोषक पदार्थ को अधिशोषित कर लेती है। मर्दा नमी व पोषक पदार्थों को अधिशोषित करती है। क्यों? तो आप बताओगे। जो उर्वरा मर्दाएं होती है, उपजाऊ मर्दाएं होती है, वह कोलाइडी प्रकृति की होती है। इसमें उपस्थित ह्यूमस, जो एक उपजाऊ भाग है, रक्षक कोलाइडी का ही कार्य करता है। मर्दाएं कोलाइडी प्रकृति की होने के कारण ही नमी व पोषक पदार्थों को अधिशोषित करती है। 6वीं परिघटना है बच्चों डेल्टा का निर्माण। डेल्टा का निर्माण, तुम सब सामाजिक में डेल्टा पढ़ते हुए आए हो। डेल्टा का निर्माण, देखो बच्चों, ये आपके पास समुद्री जल है, समुद्री जल है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि समुद्री जल में क्या क्या उपस्थित होते हैं। ये समुद्री जल में आकर नदी मिल रही है। ये नदी है। इस नदी में ये ऋणावेशित रेत के कोलाइडी कण हैं। ये है रेत के ऋणावेशित, रेत के ऋणावेशित कोलाइडी कण, रेत के ऋणावेशित कोलाइडी कण है। और यहाँ पे नदी में एक त्रिभुजाकार भूमि का निर्माण हो रहा है मर्दा में, जिसको डेल्टा कहा जाता है। इस त्रिभुजाकार भूमि को ही क्या कहा जाता है? डेल्टा। ये क्या है? समुद्र है, समुद्री जल। और इस समुद्री जल में कई आयन उपस्थित होते हैं। पोटेशियम है, सोडियम है, Mg+2 है, और इन्हीं के साथ में ही Cl आयन है, क्योंकि NaCl, MgCl2 आदि। तो बच्चों, डेल्टा का निर्माण चल रहा है। ये आपके पास समुद्री जल है और इस समुद्री जल में नदी आकर मिल रही है। ये क्या है? नदी है। अब देखो बच्चों, उन स्थानों पर जहां नदी समुद्र में मिलती है, मर्दा में त्रिभुजाकार भूमि का निर्माण होता है, जिसको डेल्टा कहा जाता है। उन स्थानों पर जहां नदियां
समुद्र में मिलती है। मृदा में त्रिभुजाकार भूमि का निर्माण होता है जिसे डेल्टा कहा जाता है। नदी के जल में रेत, मिट्टी तथा अन्य पदार्थों के ऋणावेशित निलंबित कण होते हैं या ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। तो नदी के जल में रेत, मिट्टी, अन्य पदार्थों के ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। जब नदी समुद्र में मिलती है तो समुद्र में उपस्थित NaCl, MgCl2 और पोटेशियम आयोडाइड व अन्य विद्युत अपघट्य पदार्थों के धनावेश इन रेत और मिट्टी तथा अन्य पदार्थों के ऋणावेशित कणों के आवेश को नष्ट कर देते हैं, जिसे यह अवक्षेपित हो जाते हैं और किसका निर्माण हो जाता है? डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो उन स्थानों पर जहां नदियां समुद्र में मिलती है, मृदा में त्रिभुजाकार भूमि का निर्माण होता है जिसे डेल्टा कहा जाता है। नदी के जल में रेत, मिट्टी, अन्य पदार्थों के ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। जब नदियां समुद्र में मिलती है तो समुद्र में उपस्थित NaCl, MgCl2, Ki अथवा अन्य विद्युत अपघट्य पदार्थों के धनावेश रेत, मिट्टी, अन्य पदार्थों के ऋणावेशित कणों के आवेश को नष्ट कर देते हैं, जिसे यह कण अवक्षेपित हो जाते हैं और किसका निर्माण हो जाता है? डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ये हमारे चारों ओर कोलाइडी की परिघटना है 6। ठीक है बच्चों, फटाफट में 6 परिघटनाओं को रिपीट कर रही हूँ, फिर बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आए कोई परिघटना में तो मैं पूछूंगी, मुझे बता देना। आकाश का नीला रंग हवा में उपस्थित निलंबित कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश द्वारा आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। कोहरा, धुंध और बरसात वायु में उपस्थित नमी औसक से नीचे ताप पर वायु में उपस्थित धूल के कणों पर संघनित होकर छोटी छोटी बूंदे या बिंदुक बना लेती है। ये बूंदे कोलाइडी आकार के होने के कारण वायु में कोहरा या धुंध के रूप में तैरती हुई दिखाई देती है। बादल भी जल की छोटी छोटी बूंदों से बने एरोसोल होते हैं। आवेश खोने से ये बूंदें बड़ी बनकर बरसात के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। अतः दो विपरीत आवेशित बादलों के टकराने से बरसात होती है। कृत्रिम वर्षा के लिए बादलों में विपरीत आवेशित धूल के कण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का चूर्ण या AgI के बारीक चूर्ण का वायुयानों के द्वारा स्प्रे करवाया जाता है। तीसरी परिघटना है रक्त का स्कंदन। रक्त में उपस्थित एल्ब्यूमिनाइडों के रक्त या ऐसे बोल दो रक्त एल्ब्यूमिनाइडों के ऋणावेशित कणों का जल में कोलाइडी विलयन होता है। इन ऋणावेशित कणों को फिटकरी में उपस्थित, फिटकरी का मैंने आपको सूत्र दिखा दिया है, फिटकरी में उपस्थित Al+3 आयन द्वारा या फेरिक क्लोराइड में उपस्थित Fe+3 आयन द्वारा स्कंदित कर दिया जाता है, जिसे रक्त का थक्का जम जाता है, रक्त वाहिनियां बंद हो जाती है और रक्त बहना रुक जाता है। चौथी परिघटना है खाद्य सामग्री। दूध, दही, मक्खन, आइसक्रीम, हलवा, मिठाइयाँ आदि भी कोलाइड के अंतर्गत ही आती है। पांचवा है मृदाएं। ऊरा मृदाएं कोलाइडी प्रकृति की होती है। इसमें उपस्थित ह्यूमस एक रक्षक कोलाइडी का कार्य करता है। कोलाइडी प्रकृति की होने के कारण ही मृदा नमी व पोषक पदार्थों को अधिशोषित करती है। छठी परिघटना डेल्टा का निर्माण है। डेल्टा रेत के ऋणावेशित कोलाइडी कण। समुद्र में क्या क्या उपस्थित होता है?
नदी, समुद्री जल सब मैंने डायग्राम में दिखा रखा है। उन स्थानों पर जहां नदियां समुद्र में मिलती है, मिट्टी में त्रिभुजाकार भूमि का निर्माण होता है जिसे डेल्टा कहा जाता है। नदी के जल में रेत, मिट्टी, अन्य पदार्थों के ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। जब नदियां समुद्र में मिलती है तो समुद्र में उपस्थित NaCl, MgCl2, Ki अथवा अन्य विद्युत अपघट्य पदार्थों का धनावेश रेत के ऋणावेशित कणों के आवेश को नष्ट कर देता है, जिसे यह अवक्षेपित हो जाती है और डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ये है बच्चों हमारे चारों ओर के कोलाइडों की परिघटना। तो आपसे पूछ लिया जाए डेल्टा कैसे बनता है, तो बड़े ही अच्छी तरीके से डायग्राम बना के समझाओगे। मृदाएं नमी और पोषक पदार्थ क्यों अधिशोषित करती है, आपको बता रखा है। कोलाइडी प्रकृति होने के कारण रक्त का थक्का क्यों जम जाता है, आपको बता रखा है। बरसात कैसे होती है, आकाश का नीला रंग कैसे दिखाई देता है। ठीक है, मृदा का दोबारा बताऊं नीतू गुजर। जो उवर मृदाएं होती है वो कोलाइडी प्रकृति की होती है। इसी मृदा में एक उपजाऊ भाग होता है जिसे ह्यूमस कहा जाता है। ये इनके लिए एक रक्षक कोलाइडी का कार्य करता है। जैसे द्रव स्नेही द्रव विरोधी की रक्षा कर रहा था ना, उसी प्रकार ह्यूमस भी इनकी रक्षा करता है। कोलाइडी प्रकृति की होने के कारण ही मृदाएं नमी तथा पोषक पदार्थ अधिशोषित करती है। क्लियर नीतू गुजर? सभी बच्चों को हमारे चारों ओर के कोलाइड की 6 परिघटना में कोई प्रॉब्लम? फटाफट बोलो बच्चों, आगे का टॉपिक और क्लियर करूं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे चलूं फिर? चलो बच्चों, अब हम आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें है कोलाइडी के अनुप्रयोग। कोलाइडी के 8-10 अनुप्रयोग हैं। इसी के साथ में आपका लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। कल आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आज अनुप्रयोग थोड़े बड़े बड़े हैं तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। कल आपका 5वां लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अपन पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडी के अनुप्रयोग। चलो बच्चों, जितने भी 1-2 अनुप्रयोग हो वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। कोलाइडो के अनुप्रयोग, तो आपका टॉपिक है कोलाइडो के अनुप्रयोग। कोलाइडो के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है धुएं का अवक्षेपण। धुएं का अवक्षेपण। धुएं का अवक्षेपण। देखो बच्चों, इसमें एक चिमनी होती है। सबसे पहले अपन डायग्राम के द्वारा समझेंगे। एक चिमनी लगी होती है, थोड़ा बड़ा यहाँ बना देती हूँ। इस चिमनी में एक धातु का धनावेशित भाग होता है जिसे कार्ट्रेल कहा जाता है। अभी आपको डायग्राम में सब कुछ मिलेगा कि कार्ट्रेल क्या होता है। ये देखो बच्चों, चिमनी है। ये धुआं रहित गैस है। धुआं रहित गैस है। यहाँ पे धनावेश है, क्योंकि विपरीत आवेशित कणों से ही तो पार होगा कि कैसे कण करे किए जाए, कैसे नहीं किए जाए। ये ऋणावेश है। यहाँ पे मैं यहाँ प्लस लगा रही हूँ।
ये कार्बन का अवक्षेपण है। कार्बन का अवक्षेपण। इस पूरे डायग्राम को कार्टेल अवक्षेपक कहा जाता है। कार्टेल अवक्षेपक, ये है कार्टेल, जो धनावेशित धातु का गोला होता है। यहाँ से धूम्र धुआं, धूम्र को ही क्या बोलते हैं? धुआं। देखो बच्चों, क्या होता है? धुएं का अवक्षेपण। धुआं एक वायु प्रदूषक होता है। धुआं क्या होता है? वायु प्रदूषक। इस धुएं में कार्बन के ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। इस धुएं में कार्बन के ऋणावेशित क्या होते हैं? कोलाइडी कण। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऋणावेश लगा दिया है। कार्बन के ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। यह कार्बन के जो ऋणावेशित कण है वह श्वासोच्छ्वास में, श्वासोच्छ्वास का मतलब है श्वास लेने के लिए हानिकारक होते हैं। कार्बन के ऋणावेशित कण श्वास के लिए हानिकारक होते हैं। अतः इन कार्बन के कणों को धुएं से पृथक करना आवश्यक होता है। कार्बन के कणों को धुएं से पृथक करना क्या होता है? आवश्यक होता है। अब कैसे पृथक किया जाता है वो अपन समझा रहे हैं। धुएं को चिमनी में प्रवाहित किया जाता है। देखो, मैं यहाँ से धुएं को चिमनी में प्रवाहित कर रही हूँ। धुएं को चिमनी में प्रवाहित किया जाता है। इसमें धातु का एक धनावेशित गोला होता है। धातु के, या ऐसे बोल दो, धातु का एक धनावेशित गोला होता है। यह धनावेशित गोला कार्बन के ऋणावेशित कणों के आवेश को नष्ट कर देता है। कार्बन के ऋणावेशित कण नष्ट हो जाने के कारण कार्बन तो नीचे गिर जाते हैं और जो गर्म हवा है वह देखो चिमनी से बाहर निकल जाती है। यहाँ से धुआं प्रवेश कर रही है और ये गर्म हवा चिमनी से बाहर निकल रही है और ये कार्बन के कण देखो नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि ये जो धनावेशित गोला है जिसको कार्टेल कहा जाता है, संयुक्त रूप से कार्टेल अवक्षेपक भी कहते हैं। ये धातु का जो धनावेशित गोला है उसको क्या कहा जाता है? कार्टेल, जो कार्बन के ऋणावेशित कणों के आवेश को नष्ट कर देते हैं। आवेश नष्ट होने से कार्बन के कण तो नीचे गिर जाते हैं और गर्म हवा चिमनी से क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? कार्टेल अवक्षेपक कहा जाता है। तो कोलाइडी के अनुप्रयोग का पहला अनुप्रयोग था धुएं का अवक्षेपण। धुआं वायु प्रदूषक होती है। इसमें कार्बन के ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। कार्बन के ऋणावेशित कण श्वासोच्छ्वास या श्वास के लिए हानिकारक होते हैं। अतः इनको धुएं से पृथक करना आवश्यक होता है। इसके लिए धुएं को चिमनी में प्रवाहित किया जाता है, जिसमें धनावेशित धातु का या धातु का धनावेशित गोला होता है। धातु के धनावेशित गोले के द्वारा कार्बन के ऋणावेशित कणों के आवेश को नष्ट कर दिया जाता है। आवेश नष्ट होने से कार्बन के कण नीचे गिर जाते हैं और गर्म हवा चिमनी से बाहर निकल जाती है। ठीक है बच्चों, इसे कार्टेल अवक्षेपक कहा जाता है। सभी बच्चों को धुएं का अवक्षेपण क्लियर हो गया?
सिंपल सी बात है कि जो ऋणावेशित कण थे उसको धनावेशित कणों द्वारा क्या किया गया है, नष्ट किया गया है। 70 बच्चों में एक खुशबू का जवाब आया यस मैम। अब की बार सोनिका भी बोली, पूजा आरती भी बोली, विजय भी बोला, अंकित मीना। अंकित मीना कह रहा है मैम एक बार वापस बताऊं। हाँ जरूर बताऊंगी। और बोलो। चल अंकित मीना, सभी का यस आ रहा है, तेरे को दोबारा बता रही हूँ। धुएं का अवक्षेपण, जिसको समझ में आ गया वो मेरे साथ रिपीट करते चलो। कीर्तिका भी कह रही है एक बार फिर से बताओ। चल कीर्तिका सुन लेना। धुआं एक वायु प्रदूषक होती है। इस धुएं में कार्बन के ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। कार्बन के कण समाज के लिए हानिकारक होते हैं, अतः इन कार्बन के कणों को धुएं से पृथक करना आवश्यक है। इसके लिए धुआं को चिमनी में प्रवाहित किया जाता है। इस चिमनी में धातु का धनावेशित गोला होता है जिसे कार्ट्रेल कहा जाता है। धातु के धनावेशित गोले द्वारा कार्बन के ऋणावेशित कणों के आवेश को स्कंदित कर दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। आवेश नष्ट होने से कार्बन के कण नीचे गिर जाते हैं। देखो मैंने कार्बन का अवक्षेपण कहा है जिसे, और गर्म हवा चिमनी से बाहर निकल जाती है। देखो इसको मैं बाहर निकाल रही हूँ। इसे कार्ट्रेल अवक्षेपक कहा जाता है। क्लियर कीर्तिका और अंकित मीणा? अंकित मीणा तेरे भी क्लियर हो गया क्या? अंकित मीणा फटाफट बोलो बेटा, एक और बताऊं? चलो बच्चों, कोलाइडी के अनुप्रयोग में हम दूसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, पेयजल शुद्धिकरण। पेयजल शुद्धिकरण, पेयजल शुद्धिकरण।